अक्सर ऐसा होता है ना कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो हमारे दिमाग में पहला विचार क्या आता है? शायद यही कि कहीं ट्रैफिक जैम न मिल जाए। बिल्कुल। क्या बारिश की बूंदों को देखकर अब भी बचपन की तरह लगता है कि कोई जादू हो रहा है, या दिमाग में तुरंत एक अलार्म बजता है कि ऑफिस पहुंचने में देर होगी और कपड़े भी खराब होंगे? हाँ, ये बहुत आम बात है आजकल, है ना? बचपन में जो बारिश एक शुद्ध जादू हुआ करती थी, वो बड़े होते होते अचानक मतलब एक प्रॉब्लम या सिरदर्द कैसे बन गई? आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी सवाल की जड़ तक जाने वाले हैं। और आज का हमारा जो स्रोत है वो इस विषय पर बहुत गहराई से बात करता है। सही कहा। तो हमारे पास जो स्रोत है वो है द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड, अ 28 डे जर्नी ऑफ फेथ की कुछ अंश, और विशेष रूप से हम इसके पहले अध्याय डू यू बिलीव इन मैजिक, यानी क्या आप जादू में विश्वास करते हैं, उसकी गहराइयों को खंगालने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि बचपन का वो मासूम जादू, वो जो छोटी छोटी चीजों पर हैरान होने की क्षमता थी, वो आखिर कहाँ गायब हो जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि कैसे ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता उस खोए हुए जादू को वापस लाने की एक बहुत ही व्यवहारिक चाबी है। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था कि इस स्रोत के बारे में आपका पहला इंप्रेशन क्या था? इस स्रोत की सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि यह जादू को किसी रहस्यमयी या कह सकते हैं ख्याली अवधारणा के रूप में पेश नहीं करता। मतलब कोई हैरी पॉटर वाला जादू नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये इसे 28 दिनों की एक बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक यात्रा के रूप में सामने रखता है। जब ये स्रोत जादू की बात करता है ना, तो इसका मतलब हवा में छड़ी घुमाकर चीजें बदलने से नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है दुनिया को देखने के हमारे चश्मे को, मतलब हमारे बुनियादी नजरिए को पूरी तरह से रीवायर करना। बचपन के उस जादू के खोने का विश्लेषण करते हुए ये स्रोत हमें हमारी अपनी सोच की उन परतों तक ले जाता है जिन्हें हमने सालों की भागदौड़ में अनजाने में ओढ़ लिया है। ये बात सच में बहुत गहरी है। इस विचार को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। स्रोत शुरुआती इसी बात से करता है कि बचपन में दुनिया कितनी अलग, कितनी विशाल और खूबसूरत लगती थी। हाँ, उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं वो बहुत ही सटीक है। बिल्कुल, जैसे कैसे ओस की बूंदों में जादू नजर आता था, या कैसे सिर्फ एक तितली को उड़ते हुए देखकर ही दिल में एक अजीब सी खुशी भर जाती थी। छोटी छोटी चीजें, जैसे हवा में उड़ता हुआ कोई पत्ता या पानी में तैरती कागज की नाव, हमें ऐसे हैरान कर देती थी जैसे कोई बहुत बड़ा आविष्कार देख लिया हो। सही बात है, हम हर चीज को एक आश्चर्य की तरह देखते थे। और स्रोत यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठाता है, आखिर बचपन में ऐसा क्या था जो अब नहीं है, और उसका जवाब भी देता है क्योंकि तब दिल साफ था और हमारे अंदर एक अटूट विश्वास और आश्चर्य करने की क्षमता थी। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो बचपन के उस आश्चर्य का सीधा संबंध हमारे दिमाग की उस अवस्था से है जहां कोई फिल्टर या पूर्वाग्रह नहीं होता। मतलब कोई पुरानी सोच या डर हमें रोकता नहीं है। बिल्कुल। बचपन में हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में नहीं होता। हमें कल की चिंता नहीं होती, घर की EMI चुकाने का तनाव नहीं होता। इसलिए हमारा ध्यान पूरी तरह से वर्तमान पल की खूबसूरती को सोखने में लगा रहता है। ये सर्वाइवल मोड वाला पॉइंट बहुत सही है ना? लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी जिंदगी में जिम्मेदारियां आती हैं, लोगों से निराशाएं मिलती हैं और रोजमर्रा का स्ट्रेस हावी होने लगता है। और फिर हमारा दिमाग समस्याओं को ढूंढने का आदी हो जाता है। एकदम सही कहा आपने। हमारा दिमाग धीरे धीरे इस बात के लिए प्रोग्राम हो जाता है कि वो हर चीज में संभावित खतरे या समस्या को पहले देखे, और जब ऐसा होता है तो जीवन एक स्ट्रगल या कह लें निरंतर संघर्ष लगने लगता है। लेकिन यार, यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। क्या बड़े होने का मतलब ही इस जादू को हमेशा के लिए खो देना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, और यही इस स्रोत की खूबसूरती है। इसे देखकर मुझे ना एक बहुत ही आधुनिक स्थिति की याद आ रही है। एक एनालॉजी देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्मार्टफोन है। अच्छा, ठीक है। जब वो नया था तो उसका कैमरा बहुत बेहतरीन तस्वीरें खींचता था, बिल्कुल बचपन के उस आश्चर्य और खुशी की तरह। लेकिन सालों तक उस फोन का इस्तेमाल करते हुए हमने उसमें जिम्मेदारियों, तनाव, करियर की चिंता और भविष्य के डर वाले इतने भारी भरकम ऐप्स डाउनलोड कर लिए हैं कि फोन की मेमोरी पूरी तरह से फुल हो गई है। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही मजेदार और सटीक है ना? अब जब भी हम दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए वो कैमरा ऐप खोलना चाहते हैं तो सिस्टम इतना ओवरलोडेड होता है कि ऐप क्रैश हो जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि कैमरा हमेशा के लिए खराब हो गया है, या फिर जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया है? स्मार्टफोन की ये तुलना सच में बहुत बढ़िया है, और स्रोत इसी बात का जवाब बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देता है।
स्रोत कहता है कि जादू कहीं नहीं गया है। अच्छा, तो वो कहाँ है? उसमें लिखा है, सच्चाई ये है कि जादू आज भी मौजूद है। यानी आपका कैमरा बिल्कुल ठीक है। समस्या हार्डवेयर में नहीं है, समस्या उस ओवरलोडेड सिस्टम में है जिसने कैमरे को काम करने की जगह ही नहीं छोड़ी है। मतलब हमने खुद ही सिस्टम को जाम कर रखा है। बिल्कुल, हमने अपनी समस्याओं और तनाव के चश्मे से दुनिया को देखने की इतनी गहरी आदत डाल ली है कि हम उस जादू को देखने की क्षमता ही खो चुके हैं। सही बात है। जो बारिश एक चमत्कार थी, वो सिर्फ कीचड़ और ट्रैफिक का कारण बन जाती है। चीजें नहीं बदली हैं, उन्हें प्रोसेस करने वाला हमारा सिस्टम बदल गया है। क्या बात है। तो अगर सिस्टम स्ट्रेस के कारण क्रैश हो रहा है, भारी ऐप्स की वजह से हैंग हो रहा है, तो इस स्रोत ने उसे रीसेट करने का जो तरीका बताया है, वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। हाँ, और वो तरीका बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली है। स्रोत के अनुसार वो सिस्टम रीसेट बटन है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। लेकिन रुकिए, यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? देखिए, अगर किसी इंसान की नौकरी चली गई है, उसका बैंक अकाउंट खाली है, या वो किसी बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, तो उससे ये कहना कि बस कृतज्ञ रहो और सब जादू की तरह ठीक हो जाएगा, क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। मतलब हम असल समस्याओं से मुंह मोड़कर खुद को बेवकूफ तो नहीं बना रहे? ऐसा तो नहीं है कि आग लगी और हम कह रहे हैं कि वाह कितनी अच्छी गर्मी मिल रही है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये एक बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण संशय है और स्रोत इस बात को बहुत ही सावधानी से संभालता है। तो वो इसे कैसे समझाता है? ये जादू को कोई टोना टोटका या समस्याओं से भागने का रास्ता नहीं बताता। कृतज्ञता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को नकार दें या झूठी खुशी का दिखावा करें। तो फिर असली कृतज्ञता है क्या? इसके बजाय स्रोत समझाता है कि कृतज्ञता दिल से शुक्रिया बोलने की एक कला है और ये काम कैसे करती है, इसका एक पूरा विज्ञान है। जब कोई इंसान सच्चे मन से कृतज्ञ होता है तो ये कोई एक अकेली घटना नहीं होती, बल्कि ये एक चेन रिएक्शन की शुरुआत होती है। अच्छा, चेन रिएक्शन। इस चेन रिएक्शन को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। स्रोत कहता है कि सबसे पहले हमारी एनर्जी या ऊर्जा बदलती है। बिल्कुल, ऊर्जा का बदलाव सबसे पहला कदम है। लेकिन इस ऊर्जा के बदलने का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा मूड है या इससे कुछ और गहरा होता है? अगर हम इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग एक ही समय में गहरी चिंता और सच्ची कृतज्ञता दोनों को एक साथ महसूस नहीं कर सकता। अच्छा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। नहीं। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, चाहे वो एक स्वस्थ शरीर हो, सिर पर छत हो या सांस लेने के लिए हवा, तो हमारा दिमाग कमी के मोड से निकलकर बहुतायत या अबंडेंस के मोड में आ जाता है। कमी से बहुतायत की तरफ। यही वो ऊर्जा का बदलाव है जिसकी बात स्रोत करता है। जब ये ऊर्जा बदलती है तो हमारी सोच बदलने लगती है। जो दिमाग कुछ देर पहले सिर्फ समस्याओं में उलझा हुआ था, ऊर्जा बदलते ही वो समाधान ढूंढने लगता है। तो मतलब आप कह रही हैं कि कृतज्ञता उस भारी स्मार्टफोन की रैम को अपग्रेड कर देती है या उसका कैशे क्लियर कर देती है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो ईएमआई वाले ऐप या तनाव वाले ऐप को डिलीट नहीं करती, लेकिन सिस्टम को इतनी ताकत दे देती है कि वो बिना क्रैश हुए उन ऐप्स को चला सके और समाधान निकाल सके। एकदम सही। और ये चेन रिएक्शन सिर्फ हमारी अपनी सोच तक सीमित नहीं रहता। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब सोच बदलती है तो हमारे रिश्ते बदलते हैं। ये बात तो है। सोचिए, एक इंसान जो लगातार तनाव में है, चिड़चिड़ा है, वो अपने परिवार या सहकर्मियों के साथ कैसे पेश आएगा? जाहिर है, बहुत रूखेपन से। हाँ, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेगा। इसके विपरीत जब वही इंसान कृतज्ञता के भाव में होता है तो उसका व्यवहार शांत और सकारात्मक हो जाता है। लोग उसके प्रति अधिक सहयोगी बन जाते हैं और अंततः ऊर्जा, सोच और रिश्तों में आए इस क्रमिक बदलाव से इंसान की पूरी जिंदगी ही एक नई दिशा में मुड़ जाती है। स्रोत इसी पूरी प्रक्रिया को जादू कहता है। यह स्पष्टीकरण बहुत सी गुत्थर सुलझाता है। हम अक्सर ये सोचकर बैठ जाते हैं कि पहले हमारी बाहरी परिस्थितियां बदलेंगी, पहले नौकरी मिलेगी, पहले बैंक बैलेंस बढ़ेगा या पहले जीवन साथी का व्यवहार बदलेगा, तब जाकर हम खुश होंगे या धन्यवाद कहेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है ना? लेकिन ये स्रोत तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। ये साफ तौर पर कह रहा है कि पहले आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा, पहले आपको अपनी अंदरूनी ऊर्जा बदलनी होगी,
तब जाकर भारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होना शुरू होंगी। बिल्कुल। यानी थैंक यू बोलना परिणाम नहीं है, बल्कि वो शुरुआत है। यही वो बिंदु है जहां ये स्रोत एक दार्शनिक विचार से आगे बढ़कर एक व्यवहारिक टूल बन जाता है। ये इंतजार करने की निष्क्रियता को खत्म करता है और नियंत्रण वापस इंसान के हाथ में देता है। कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। हाँ, जब हम अपनी अंदरूनी ऊर्जा बदलते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। जिन अवसरों को हम पहले तनाव के कारण अनदेखा कर रहे थे, कृतज्ञता का चश्मा पहनते ही वो अवसर हमें साफ नजर आने लगते हैं। सही बात है। दुनिया वही रहती है, लेकिन उसे नेविगेट करने का हमारा तरीका बदल जाता है, जिससे पुरानी मुश्किलें अब स्ट्रगल नहीं लगती। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी शर्त भी है। स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि कृतज्ञता की ये तकनीक हर किसी के लिए काम नहीं करेगी। हाँ, और वो शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये इतना ही तार्किक और वैज्ञानिक है तो फिर ये शर्त क्यों? क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया का एक ट्रिगर है, और वो ट्रिगर है विश्वास। स्रोत के शब्द बहुत ही सख्त और स्पष्ट हैं। उसमें लिखा है, जो लोग जादू पर विश्वास नहीं करते उन्हें जादू कभी नहीं मिलता। लेकिन विश्वास को अनिवार्य क्यों बनाया गया है? ये एक मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्धता की बात है। अगर मैं सिर्फ एक मशीन की तरह रोज सुबह उठकर 100 बार थैंक यू बोल दूं, तो क्या वो काम नहीं करेगा? क्या शब्दों का अपना कोई वजन नहीं होता? बिना विश्वास के बोले गए शब्द सिर्फ हवा में पैदा की गई ध्वनियां हैं। स्रोत एक साइकोलॉजिकल कमिटमेंट की मांग कर रहा है। मतलब अंदर से मानना जरूरी है। बिल्कुल। जब कोई इंसान अंदर से गहरा संशय लिए हुए है, जब वो सोच रहा है कि ये सब बकवास है, सिर्फ थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होता, और फिर वो ऊपर ऊपर से कृतज्ञता जाहिर करता है, तो वो अपने दिमाग को कोई नया संकेत नहीं दे रहा है। वो अभी भी उसी पुरानी वायरिंग पे चल रहा है। हाँ, उसका दिमाग अभी भी उसी कमी और शंका वाले मोड में है। ऊर्जा बदली ही नहीं, और अगर ऊर्जा नहीं बदली तो वो चेन रिएक्शन कभी शुरू ही नहीं होगा। तो विश्वास करना पहला कदम है। जब इंसान विश्वास करता है, जब वो अपने संशय को किनारे रखकर इस प्रक्रिया के प्रति समर्पित होता है, तभी वो उन खुलते हुए रास्तों को देख पाता है जिनका स्रोत में जिक्र है। इस प्रतिबद्धता या कमिटमेंट को स्रोत बहुत ही अनोखे ढंग से लागू करवाता है। यहीं से इस 28 दिनों की यात्रा का असली ढांचा सामने आता है। हाँ, डे 1 से ही। स्रोत के लेखक, जो खुद को m.gratitude कहते हैं, वो पाठकों से एक बहुत ही विशिष्ट कदम उठाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि कमेंट में जाकर लिखें, आई बिलीव इन मैजिक। ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। पहली नजर में ये एंगेजमेंट बढ़ाने या सोशल मीडिया का कोई हथकंडा लग सकता है, लेकिन जिस मनोवैज्ञानिक गहराई की हम बात कर रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है। तो फिर ये क्या है? मनोविज्ञान की भाषा में इसे पब्लिक डिक्लेरेशन या सार्वजनिक घोषणा कहा जाता है। अच्छा, पब्लिक डिक्लेरेशन। हाँ, जब कोई इंसान अपने विचारों को शब्दों में ढालकर लिखता है, और विशेष रूप से जब वो इसे ऐसी जगह लिखता है जहां दूसरे भी इसे देख सकते हैं, तो वो अपने ही दिमाग के साथ एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। यानी वो अपने अंदर के उस संशयवादी आलोचक को, उस शक करने वाली आवाज को चुप करा रहा है। बिल्कुल, वो इंसान अनिवार्य रूप से अपने दिमाग को निर्देश दे रहा है कि अगले 28 दिनों के लिए हम शंका करना बंद कर रहे हैं। हम इस प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी से करने वाले हैं। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है दिमाग के लिए। ये उस 28 दिन की यात्रा में शामिल होने का पहला मानसिक संकल्प है। ये घोषणा दिमाग को ये संकेत देती है कि अब हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्शन के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और बिना एक्शन के तो कुछ नहीं बदलता। सही कहा। और स्रोत का पूरा उद्देश्य ही इस 28 दिनों के निरंतर अभ्यास के जरिए जीवन में उन चमत्कारों को आकर्षित करना है जो वास्तव में हमारी अपनी बदली हुई सोच का ही परिणाम होते हैं। संकल्प लेने के बाद स्रोत हमें इंतजार करने के लिए नहीं छोड़ता। ठीक। ये तुरंत पहले दिन के पहले अभ्यास की ओर ले जाता है, जो कि बहुत ही आसान है। अब और मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि ये पहला कदम कितना सरल है। कोई जटिल ध्यान की विधि नहीं, कोई लंबा चौड़ा अनुष्ठान नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। स्रोत के अनुसार सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से उठने से पहले बस एक बात बोलनी है, थैंक यू लाइफ, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। जो कुछ भी पास है, जो जीवन आज मिला है, बस उसे स्वीकार करना है और उसके लिए धन्यवाद देना है। क्या इतनी सी बात से सच में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? इस अभ्यास की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति को समझना भी जरूरी है। कैसी रणनीति? ये अभ्यास दिन के किसी भी समय नहीं, बल्कि विशेष रूप से सुबह के लिए ही क्यों तय किया गया है?
क्योंकि सुबह के समय जब हम नींद से जाग रहे होते हैं, हमारी चेतना वापस आ रही होती है, तब हमारा दिमाग एक कोरी स्लेट या एक स्पंज की तरह होता है। वो हर चीज को सोखने के लिए तैयार रहता है। हाँ, दिन का वो पहला विचार तय करता है कि अगले 24 घंटों के लिए हमारे दिमाग का ढांचा क्या होगा। मैं इसे एक और तरीके से देखता हूं। जैसे हम दिन का पहला निवाला क्या खाते हैं, उससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सेट होता है। सही उदाहरण है। अगर सुबह उठते ही भारी और तला हुआ खाना खा लिया तो पूरा दिन शरीर सुस्त रहता है। उसी तरह दिन का पहला विचार क्या है, उससे हमारे दिन का इमोशनल मेटाबॉलिज्म सेट होता है। इमोशनल मेटाबॉलिज्म, ये बहुत ही शानदार शब्द इस्तेमाल किया आपने। अगर सुबह आंख खुलते ही पहला विचार ये आया कि अरे यार, आज फिर वही थका देने वाला काम, वही सिरदर्द, तो हमने अपने दिमाग को स्ट्रगल वाले मोड में डाल दिया। ये एक बेहतरीन नजरिया है। और इसके उलट जब कोई इंसान सुबह उठकर थैंक यू लाइफ कहता है, तो वो जानबूझकर अपने उस इमोशनल मेटाबॉलिज्म को सकारात्मकता की दिशा में सेट कर रहा होता है। वो अपने दिन की नींव रख रहा होता है। वो खुद को ये याद दिला रहा होता है कि बीती रात दुनिया के लाखों लोग सोए होंगे, लेकिन वो आज सुबह नहीं उठ पाए। उसका उठना, सांसें चलना, एक नया दिन देखना, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वाकई बहुत बड़ी बात है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दिन की शुरुआत में ही अपनी ऊर्जा को कृतज्ञता की तरफ मोड़ना पूरे दिन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बेहद मजबूत और स्थिर नींव तैयार कर देता है। ये वाकई में नजरिया बदलने वाली बात है। अक्सर हमारी फितरत होती है कि हम बड़ी समस्याओं के लिए बहुत जटिल समाधान खोजते हैं। हमें लगता है कि मुश्किल का हल भी मुश्किल ही होना चाहिए, है ना? हमें लगता है कि अगर स्ट्रेस बड़ा है तो उसे ठीक करने का तरीका भी बहुत मुश्किल और महंगा होना चाहिए। लेकिन ये स्रोत हमें वापस उस बुनियादी सच्चाई की तरफ ले जाता है कि सबसे शक्तिशाली टूल हमारे अपने अंदर है, और वो है किसी भी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देने का हमारा चुनाव। बिल्कुल। और यही कारण है कि ये 28 दिनों की यात्रा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। एक दिन थैंक यू बोलकर अगले दिन फिर से शिकायत करने से ऊर्जा का वो ढांचा नहीं बदलेगा। उसके लिए निरंतरता चाहिए। हाँ, ये दिमाग की पुरानी वायरिंग को तोड़कर नई वायरिंग बनाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतरता और विश्वास की आवश्यकता होती है। आज की इस डीप डाइव को अगर हम समेटें तो हमने शुरुआत की थी बचपन के उस जादू से, उन बारिश की बूंदों और तितलियों से, जो हमारे साफ दिल और असीम विश्वास का प्रतीक थी। और फिर हमने देखा कि कैसे स्ट्रेस ने उसे धीरे धीरे खत्म कर दिया। हाँ, कैसे जिम्मेदारियों और सर्वाइवल मोड ने उस जादुई कैमरे को क्रैश कर दिया। और फिर हमने समझा कि कृतज्ञता सिर्फ एक शिष्टाचार का शब्द नहीं है, बल्कि ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक टूल है। एक ऐसा टूल जो हमारी पूरी एनर्जी को शिफ्ट कर देता है। एक ऐसा टूल जो हमारी ऊर्जा को बदलता है, हमारे देखने के नजरिए को साफ करता है और उस चेन रिएक्शन को जन्म देता है जिससे पूरी जिंदगी का अनुभव ही बदल जाता है। किसी भी इंसान के लिए इस चर्चा का सबसे बड़ा और व्यवहारिक टेकअवे ये है कि जब भी जीवन एक बोझ लगने लगे, जब लगे कि सब कुछ बस एक संघर्ष है, तो ये कृतज्ञता का नियम एक इंस्टेंट रीसेट बटन की तरह काम कर सकता है। बिल्कुल। परिस्थितियां रातों रात शायद न बदले, लेकिन उन परिस्थितियों से गुजरने वाला इंसान तुरंत बदल जाता है। स्रोत के अंतिम वाक्य को एक जीवन के नियम की तरह देखा जा सकता है। उसमें लिखा है, जहां ग्रैटिट्यूड है वही मैजिक है। जहां ग्रैटिट्यूड है वही मैजिक है। ये बिल्कुल भौतिक विज्ञान के नियम जैसा है। जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा टिक ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह जहां किसी इंसान के दिल में सच्ची कृतज्ञता आ जाती है, वहां निराशा और संघर्ष का वो पुराना स्वरूप खुद ब खुद खत्म हो जाता है और जीवन का वो खोया हुआ जादू वापस आ जाता है। ये एक बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार हम इस चर्चा को सिर्फ वहीं खत्म नहीं करते जहां स्रोत खत्म होता है। हम एक विचार ऐसा छोड़ना चाहते हैं जो इस पूरी जानकारी को एक कदम और आगे ले जाए। आज हमने ये गहराई से समझा कि जो कुछ भी हमारे पास अच्छा है, उसके लिए कृतज्ञ होने से ऊर्जा बदलती है और जादू पैदा होता है। बिल्कुल। लेकिन इस विचार को अगर हम इसकी चरम सीमा तक ले जाएं, जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों, सबसे गहरे दर्द या उस सबसे बड़े स्ट्रगल के लिए भी थैंक यू बोलना शुरू कर दे, तो क्या होगा? ये तो बहुत ही
मुश्किल विचार है। हाँ, लेकिन अगर हम उस भारी तनाव और उन मुश्किलों को अपना दुश्मन मानने के बजाय उन्हें अपना सबसे बड़ा शिक्षक मान लें और उनके वजूद के लिए ही कृतज्ञ हो जाएं, क्या ये संभव है कि जो मुश्किलें हमें तोड़ने आई थीं, हमारा नजरिया बदलते ही वही मुश्किलें हमारे जीवन का सबसे बड़ा जादू बन जाए? ये एक ऐसा विचार है जो केवल 28 दिन नहीं बल्कि जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही पलट कर रख सकता है। क्या हम अपनी सबसे बड़ी तकलीफों में भी कृतज्ञता का कारण ढूंढ सकते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। इस गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ जुड़ेंगे। तब तक अपने आसपास के उस छुपे हुए जादू को महसूस करते रहिए